आज से जर्नल एक बार दोबारा करा रहा हूं, कम से कम 6 या 7 क्लास लूंगा, क्योंकि जर्नल हम लोग सोचते हैं एक दिन में हो जाती है। जर्नल तो 30 सेकंड में हो जाती है, पर उसके पीछे के कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे हैं ना बेटा, है ना। फिर क्या करूं, या तो एंट्री के साथ कॉन्सेप्ट बताऊं, आप खुद बताओ याद रहेंगे वो? नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हर क्लास में एक कॉन्सेप्ट उठाएंगे और उससे रिलेटेड एंट्री करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि मैं जर्नल एंट्री कौन सी अप्रोच से कराऊंगा, मॉडर्न अप्रोच से। तो मॉडर्न अप्रोच के अनुसार हम अकाउंट में सभी चीजों को कितने हिस्सों में बांटते हैं? 2, डेबिट क्रेडिट। डेबिट में क्या क्या आता है? डेबिट में आता है एसेट या एक्सपेंस और लॉस। क्रेडिट में क्या आता है? लायबिलिटी। कैपिटल अलग से क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि हम कैपिटल को लायबिलिटी का इनबिल्ट पार्ट मानते हैं। और इनकम या गेन, ऐसा ही था ना। जब जब बढ़ेगा कुछ या कम होगा, उस हिसाब से हमें डेबिट क्रेडिट सोचना है। एसेट का साइन क्या है? तो जब जब एसेट बढ़ेंगे डेबिट, सेम साइन। कम होंगे अपोजिट साइन। एक्सपेंस बढ़ेंगे सेम साइन, कम होंगे अपोजिट। लायबिलिटी बढ़ेगी सेम साइन, क्रेडिट, कम होंगे अपोजिट। इनकम बढ़ेगी सेम साइन और कम होगी अपोजिट साइन। यहां तक कोई डाउट है? नहीं। तो बस अब हम आज एंट्री शुरुआत कर रहे हैं, और आज का हमारा टॉपिक है परचेज रिलेटेड, परचेज छोड़ो, गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन। आज का हमारा टॉपिक है गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। तो आज जितनी भी मैं एंट्री कराऊंगा वो सारी एंट्री किससे लिंक्ड होंगी? गुड्स से लिंक्ड होंगी, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है गुड्स का। सबसे पहले तो गुड्स का मतलब मुझे कोई बताओ क्या मतलब होता है बेटा गुड्स का? कौन बताएगा? सामान। तो सुनिए, गुड्स आर आइटम which are purchased, goods are item which are purchased either for, point number 1, either for resale, या तो जिन्हें हम खरीदते हैं किस लिए? रिसेल करने के लिए। और टू बी यूज एज रॉ मटेरियल फॉर फर्दर प्रोडक्शन। फर्दर प्रोडक्शन के लिए हम उसे किस लिए यूज कर रहे हैं? एज ए रॉ मटेरियल। और याद रखना बेटा, रॉ मटेरियल का मतलब होता है सिंगल यूज कमोडिटी। सिंगल यूज कमोडिटी, सही है। शुरू करें। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दूंगा, तो आप मुझे बताना वो गुड्स है या नहीं है। मेरी फर्नीचर शॉप है, मैंने 100 चेयर खरीदी हैं। क्यों खरीदी हैं? तो मैं उन्हें फर्नीचर नहीं बोलूंगा, वो मेरे लिए क्या है? गुड्स। मेरी फर्नीचर शॉप है, मैंने 5 एसी खरीदे हैं। क्यों खरीदे हैं? क्या वो रिसेल होंगे? क्या वो रॉ मटेरियल है फर्नीचर के लिए? तो वो गुड्स नहीं है। मेरी फर्नीचर शॉप है, मैंने कील खरीदी है 10 किलो। तो क्या कील रिसेल के लिए खरीदी है? क्या कील एज ए रॉ मटेरियल यूज होंगी? तो ये कील मेरे लिए क्या है? गुड्स है। मेरी फर्नीचर शॉप है, मैंने फेविकॉल खरीदा है। क्यों?
मेरी फर्नीचर शॉप पर मैंने एक काउंटर खरीदा है गल्ले पे रखने के लिए, तो क्या वो रिसेल के लिए खरीदा है? क्या काउंटर रॉ मटेरियल होता है? रॉ मटेरियल होता है, सिंगल यूज कमोडिटी लिखा ना मैंने काउंटर पे। तो जब तक भाई मैं दुकान चलाऊंगा 15-20 साल तक उस काउंटर पे रोज ग्राहक आएंगे। वो सिंगल यूज कैसे हुआ? तो क्या वो गुड्स है? नहीं है। मेरी साड़ियों की शॉप है, अब मैंने 100 चेयर खरीदी, गुड्स नहीं है। मेरी साड़ियों की शॉप है, मैंने फॉल और सुई धागा ऐसी चीजें खरीदी हैं, क्यों? ये किसकी तरह यूज होंगी? रॉ मटेरियल। साड़ी बिकेगी तो उसके में भी फॉल वगैरह लगा के देते हो। तो बेटा डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कोई चीज गुड्स हो सकती है और दूसरे पर्सन के लिए वही चीज क्या हो सकती है? एसेट। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाता हूं, तो टाटा मोटर्स से मैंने एक ट्रक खरीदा है, तो मेरे हिसाब से वो ट्रक क्या है? मेरा गुड्स कैसे है? क्या मैं रिसेल करूंगा? क्या वो रॉ मटेरियल है? मेरे लिए क्या है? वो एसेट। और वही चीज टाटा मोटर्स के लिए क्या है? क्यों टाटा मोटर्स ने वो क्यों बनाया या खरीदा? रिसेल करने के पर्पज से। तो गुड्स का मतलब क्लियर है। अब आगे क्या याद रखना है हमें? गुड्स को, ये बहुत मेन बात है जो ध्यान रखनी है, गुड्स को कभी गुड्स नेम से नहीं दिखाते हैं। जब हम एंट्री करते हैं ना बेटा, तो गुड्स नाम से एंट्री नहीं होगी, ना तो गुड्स डेबिट होगा ना गुड्स क्रेडिट होगा, ठीक है? तब यहां पर नाम बदला जाता है। तो यहां पर हम 3 नाम यूज करते हैं। सुनो वो 3 नाम क्या क्या है? वो 3 नाम क्या क्या है, ध्यान दो जरा। सबसे पहले, जब जब मैं गुड्स को दिखाऊंगा कॉस्ट प्राइस पर, कौन सी कीमत पर? कॉस्ट प्राइस का मतलब समझते हैं, जितने में गुड्स मुझे पड़ा, तो मैं गुड्स की जगह क्या नाम यूज करूंगा? परचेज अकाउंट। क्या नाम यूज करूंगा? परचेज अकाउंट। बेटा अंजल जी यहां ध्यान देना, जीएसटी में भी ये काम आने वाली है, गुड्स से ही तो होती है वो सारी। तो ये आज की और अगली क्लास मिलकर जीएसटी कंप्लीट कराएगी बेटा। जब जब हमें गुड्स को दिखाना होता है सेल्स प्राइस पर। अब आप कहेंगे सेल प्राइस क्या होती है? अरे जो कॉस्ट प्राइस नहीं है उसके अलावा जिस भी कीमत पे बेचोगे वो क्या है? सेल्स प्राइस है। तो उस केस में गुड्स को गुड्स नाम से नहीं दिखाते, किस नाम से दिखाना है? सेल्स अकाउंट नाम से। और जो अनसोल्ड गुड्स बच जाते हैं, जो अनसोल्ड गुड्स बच जाते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं स्टॉक। क्या नाम देते हैं बेटा? स्टॉक। अब ध्यान दीजिएगा, परचेज को जर्नल केसेस में हम लोग एज ए एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, सेल्स को जर्नल केसेस में हम लोग एज रेवेन्यू या इनकम के रूप में ट्रीट करते हैं। और स्टॉक फर्दर 2 तरीके का होता है। एक क्लोजिंग स्टॉक, जो साल के आखिरी दिन स्टॉक बच गया, तो इसका बेनिफिट कब मिलेगा? अगले पीरियड में। तो जो क्लोजिंग स्टॉक होता है बेटा वो एसेट बन जाता है। और एक होता है ओपनिंग स्टॉक, जो पिछले साल का बचा हुआ माल इस साल कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, उसे कब बेचूंगा? इसी करंट पीरियड में। तो ओपनिंग स्टॉक रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंस को। इतना हिस्सा नोट करो और उसके बेस पर फिर मैं आज कुछ एंट्रीज कराने जा रहा हूं बेटा, सही है? नोट करो इसे। अच्छा, इसमें एक बात और लिखवा रहा हूं नीचे, गुड्स सोल्ड करते टाइम अगर कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसे सेपरेट
प्रॉफिट या लॉस के नाम से नहीं दिखाते हैं बेटा। तो प्रॉफिट या लॉस को अलग से नहीं दिखाना है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? उसे अलग से नहीं दिखाना है, ठीक है। 10 रुपए का पेन खरीदता हूं मैं, मेरी स्टेशनरी की दुकान है, ये पेन मैं 10 रुपए का खरीदता हूं। बेटा यहां ध्यान दे लें, अब जरा सीधे बैठो बिल्कुल। 10 रुपए का पेन खरीदता हूं, 15 रुपए का पेन बेचता हूं, स्टेशनरी शॉप है मेरी, कितने का प्रॉफिट हो रहा है मुझे? गलत कह रहे हैं आप, 5 रुपए का। अब आप कहेंगे कैसे, हमें इतना तो नहीं, जीएसटी पीएसटी को इग्नोर करो, अभी मैं बिगनिंग स्टार्टिंग स्टेज से पढ़ा रहा हूं, एंट्री जो है, तो भैया फिर उसके अंदर जीएसटी की बात नहीं कर रहा। अब आप कहेंगे भैया इतनी मैथ्स तो हमें आती है, 15 में से 10 गए 5, फिर भी मैंने गलत क्यों बोला? अब सुनो बेटा, मेरी स्टेशनरी शॉप है, ठीक है, कितने का पेन खरीदा? 10, और कितने का बेचा? अब मुझे ये बताओ, ये पेन मेरा खर्चा कितना हुआ? 10 रुपए। कैसे बेटा? दुकान का रेंट आपने कंसीडर कर लिया, फिर आपने कैसे कह दिया मैंने 5 रुपए कमा लिए? वो आप लोग आके देंगे, वो भी तो मैं पे करूंगा। दुकान पे वर्कर जो काम करते हैं 2 या 3, क्या आपने उनकी सैलरी कंसीडर कर ली प्रॉफिट निकालते हुए? दुकान का जो हर महीने बिजली का बिल आता है 10-15 हजार, क्या आपने उस बिजली के बिल को एक मिनट बेटा, हाँ जी सुनो बेटा, क्या आपने उस बिजली के बिल को कंसिडर करा? बहुत सारे स्टेशनरी दुकान पे पड़े पड़े स्क्रैप हो जाती है, खराब हो जाती है, जैसे व्हाइट बोर्ड मार्कर सूख जाते हैं, कुछ पेन की इंक लीक हो जाती है, कुछ रजिस्टर पुराने हो जाते हैं, गल जाते हैं, मतलब उमस वगैरह से, जो भी कह लो आप, मॉइस्चराइजर से। क्या मेरे वो जो स्टेशनरी खराब हुई, क्या आपने उस लॉस को कंसिडर करा? नहीं। फिर बेटा आपने कैसे कह दिया कि मुझे 5 रुपए का प्रॉफिट है? प्रॉफिट तो तब निकलेगा ना जब मैं इनकम में से सारे एक्सपेंस लेस करूंगा। आपने तो केवल परचेज कॉस्ट लेस की है, बाकी खर्चे कहां लेस किए हैं? तो आप कैसे कह देंगे प्रॉफिट है? तो इसीलिए गुड्स के प्रॉफिट को अलग से सेपरेटली नाम से, उसे सेपरेट प्रॉफिट के नाम से नहीं दिखाना है, उसे अलग से सेपरेट प्रॉफिट या लॉस के नाम से नहीं दिखाना है, ठीक है। तो 10 का पेन 15 में बेचूंगा तो सेल 15 रुपए, दैट्स इट। 5 रुपए प्रॉफिट नाम अभी नहीं दे सकता हूं मैं। क्यों? कैसे कह दूंगा 5 रुपए प्रॉफिट है? अभी तो बहुत सारे खर्चे लेस करने हैं, मुझे करने हैं ना, बहुत सारे खर्चे, रिपेयर का खर्चा है दुकान का, और बहुत छोटे मोटे खर्चे होते हैं, वो सब कौन लेस करेगा? ठीक है, कंप्यूटर मेंटेन करता हूं या दुकान पे कुछ फोटोकॉपी मशीन वगैरह है, उसका डेप्रिसिएशन वगैरह है, वो सब कौन कंसीडर करेगा? तो भैया गुड्स के प्रॉफिट को, प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसे सेपरेट प्रॉफिट लॉस के नाम से नहीं दिखाना है, ध्यान रखो, इसे नोट करो। और इसके बेस पर मैं आपको कुछ एंट्रीज करा रहा हूं जो केवल गुड्स से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? गुड्स से रिलेटेड है। मैंने पहले वाले बैच में ये एंट्रीज लिखवाई थी, है किसी के पास वो लिस्ट? दिखाओ, है शगुन? लिस्ट है बेटा वो जो मैंने परचेज रिलेटेड एंट्री पहले पुराने बैच में लिखवाई हुई है, लिस्ट देखना, अगर है तो बताओ। लो बेटा, विदांश बेटा मैंने तो बोली थी न्यू बैच है, कल कराऊंगा, इको का फिर अलग से टाइम बताऊंगा। गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन हेडिंग होगी उस पर, नहीं दिखाना मेरे को, कॉपी में किसी के मिल जाए तो मैं इस पे भी दे दूंगा ना, फिर वो वीडियो में भी कर लूंगा मैं वो पॉइंट्स। भाई ये गुड्स वर्सेस एसेट है, ये गुड्स वर्सेस एसेट है, गलत दिखा रहे हैं आप मुझे, दिखाओ बेटा।
क्योंकि बेटा मैं 10 पॉइंट बोलूंगा, 15 मिनट तो उसमें लग जाएंगे, उतनी देर में तो मैं सिखाई दूंगा पॉइंट, है ना। केवल गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन हेडिंग लिखी होगी। ये बात क्लियर है। हाँ यही है तो यही। अब ये किसी की कॉपी में नहीं है क्या? भाई चोपड़ा जी से और अरोड़ा जी से तो पूछना बेकार है। नहीं, गुड्स वर्सेस एसेट से पहले होगी। दिखाओ मुझे जरा। गुड्स वर्सेस एसेट तो ये रही, इससे पहले बेटा मैंने पॉइंट्स भी तो बोले होंगे देवी जी। शायद पॉइंट्स के नीचे ही करेगा। पॉइंट्स तो ये रही। पर इसमें प्रॉब्लम यह है, आपने पॉइंट्स नहीं लिखकर सॉल्यूशन में लिखा हुआ है, इसे क्वेश्चन के रूप में किसी के पास नहीं है। चलो एक काम करो, ये ट्रांजैक्शन बोलते जाना फिर, ठीक है। ये लो बेटा, मिल गई गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस केवल। हाँ यही है। देखो बेटा, मैं ग्रुप में तो नहीं भेज पाऊंगा अभी, मैं एक बार वीडियो में ये ट्रांजैक्शंस कंसीडर कर रहा हूं, और एक जना आप में से इन्हें ग्रुप में भेज दो। क्लियरली विजिबल है? ग्रुप में एक बार भेज देना बेटा। तो ये सारी ट्रांजैक्शंस हैं गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो इन ट्रांजैक्शंस को मैं कंसीडर कर रहा हूं, कवर करा रहा हूं। तो शुरू कर रहा हूं, एक एक करके ट्रांजैक्शंस बोलते जाएं और मैं उनको क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। मैं उन्हें क्लियर कर रहा हूं, एक एक करके ट्रांजैक्शन बोलते जाएं। ट्रांजैक्शन नंबर 1 बोलो। परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 20,000। यहां ध्यान दे लें जरा, सुनिए। गुड्स खरीदने पे बिजनेस में क्या आएगा? गुड्स आएंगे, और क्या जाएगा? कैश। क्या होता है? एसेट। अब गुड्स वैसे तो मैं एक्सपेंस मानता हूं, मैं तो बेटा, सबकी अपनी अलग अलग सोच हो सकती है, मैं गुड्स को क्या मानता हूं? एक्सपेंस। अब ये बताओ, जब आप गुड्स खरीदोगे तो कौन सी कीमत का इस्तेमाल करते हो? कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस। तो जब जब गुड्स को कॉस्ट प्राइस पर दिखाना होता है तो हम उन्हें क्या नाम देते हैं बेटा? तो हम उन्हें नाम देते हैं परचेज अकाउंट। और जब जब गुड्स को सेल प्राइस पर दिखाना हो तो बस इतना याद रखना है। अब गुड्स खर्चा है, बढ़ रहा है तो डेबिट। कैश एसेट है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट। तो एंट्री बनी परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट वाला ऊपर और क्रेडिट वाला नीचे, थोड़ा सा लेफ्ट में मार्जिन छोड़कर, टू कैश अकाउंट। कितने रुपए? 20,000। पहली ट्रांजैक्शन में किसी को डाउट है? गुड्स को गुड्स के नाम से नहीं दिखाते हैं, या तो परचेज नाम से दिखाते हैं, या सेल्स या स्टॉक नाम से, ठीक है। तो जब जब कॉस्ट प्राइस पे दिखाना हो तो क्या नाम दिखाएंगे? परचेज। जब जब सेल्स प्राइस दिखाना हो तो क्या नाम दिखाएंगे? सेल्स। तो फिलहाल गुड्स खरीद रहा हूं, तो गुड्स कौन सी कीमत पर खरीदे जाते हैं? कॉस्ट प्राइस पर। तो इसलिए क्या नाम लिखा है? परचेज। कोई डाउट? ट्रांजैक्शन नंबर 2। Purchase goods worth 30,000 for credit.
गुड्स खरीद रहा हूं उधार में, बेटा ध्यान दे रहे हैं क्या? गुड्स खरीदने पे क्या आएगा? गुड्स बढ़ेंगे। गुड्स को हम क्या मानते हैं? मैं तो एक्सपेंस मानता हूं। दूसरी तरफ जिनसे गुड्स उधार में खरीदते हैं वो कौन होते हैं? क्रेडिटर, मतलब लायबिलिटी, क्योंकि फ्यूचर में पैसा देना है। गुड्स कौन सी कीमत पे खरीदते हैं हम? तो कॉस्ट प्राइस की वजह से हम यहां क्या नाम देंगे? कॉस्ट प्राइस की वजह से क्या नाम देंगे? परचेज। तो अब बताओ, खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट, और लायबिलिटी बढ़ेगी तो एंट्री क्या बनी हमारी? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। कितने रुपए? 30,000। कुछ पूछना है यहां तक? टोटल ये कितनी ट्रांजैक्शन है बेटा? और हर ट्रांजैक्शन के लिए मिनिमम 2 मिनट दोगे मुझे? हाँ जी। वो कब दे पाऊंगा? जब आप लोग यहां पे ध्यान दोगे, बातें छोड़ के अपनी सब। अगर ऐसे पढ़ोगे तो मैं बार बार कैसे पढ़ा पाऊंगा बेटा? आगे बढ़ते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 3 बोलो। एक सेकंड बेटा। गुड्स वर्थ रुपीज 5,000, कॉमा बोला होगा मैंने फिर। कॉस्ट प्राइस रुपीज 4,000। तो विड्रॉन बाय प्रोपराइटर। हाँ भाई, मालिक ने गुड्स निकाले, इसकी एंट्री होगी? नहीं होगी। हम कुछ नहीं करेंगे मालिक के हिसाब से। हम किसके हिसाब से बात करेंगे? तो मालिक ने गुड्स निकाले, इसे ऐसे ना बोलकर क्या से बोले जाए? बिजनेस ने मालिक को गुड्स दिए, है ना बेटा? सोच में फर्क है। मालिक ने गुड्स निकाले मतलब गुड्स आ रहे हैं, अगर मैं मालिक के हिसाब से सोचूंगा। अब बिजनेस के हिसाब से सोचूंगा तो गुड्स जा रहे हैं। तो इसका मतलब है बिजनेस मालिक को गुड्स दे रहा है। तो बिजनेस के पास पहले बताओ गुड्स आएंगे जाएंगे? गुड्स को हम क्या मानते हैं? ठीक है। और ये गुड्स हम किसे दे रहे हैं? तो इसका पैसा अभी मिलेगा, फ्यूचर में लेंगे मालिक से। और ड्राइंग को हम क्या मानते हैं? एसेट। बस अब मुझे एक बात बता दो, दुकान मालिक को गुड्स कौन सी कीमत पे देगी? सेल प्राइस पर या कॉस्ट प्राइस पर? मालिक को तो असली कीमत पता होती है गुड्स की। तो दुकान मालिक को गुड्स देगी कॉस्ट प्राइस पर। और जब जब कॉस्ट प्राइस है तो वहां मैं क्या नाम लिखूंगा गुड्स का? परचेज नाम लिखना है मुझे। ठीक है, आपने स्कूल में भी देखा होगा, परचेज लिखेंगे वो, पर शायद रीजन क्या है मेरे को नहीं मालूम। आपको बताया तो आप मुझे बताना कि गुड्स विड्रॉन में हम परचेज क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, सेल क्यों नहीं? ठीक है, नहीं पता होने सब है बेटा, ऐसा नहीं है। स्कूल टीचर बेकार नहीं होते। आप लोग या तो सुनते नहीं है, ये कहो, उनको दोष नहीं देना। तो मैं आपको बताता हूं, मैं बस ये पूछ रहा हूं, मुझे नहीं पता उन्होंने रीजन क्या दिया। रीजन उन्होंने भी कुछ दिया होगा। अब मेरा रीजन तो ये है कि जब जब मैं गुड्स को कॉस्ट प्राइस पे दिखाऊं तो मैं क्या लिखूंगा, और जब जब सेल्स प्राइस पे दिखाऊं। अब मैं फिलहाल मैं दुकान मालिक को गुड्स दे रहा हूं, तो मालिक को गुड्स कौन सी कीमत पे दे रहा हूं, तो इसलिए मैं क्या वर्ड लिख रहा हूं। अब गुड्स को क्या मानते हैं हम? एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट। और ड्राइंग को हम क्या मानते हैं? हम क्या मानते हैं? एसेट। बहुत लोग ड्राइंग को कैपिटल मानते हैं, हम क्या मानते हैं? एसेट। एसेट बढ़ता है तो हमारी एंट्री क्या बनी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब समझ में आ गया कि बेटा जब मालिक को गुड्स देते हैं तो सेल वर्ड क्यों नहीं लिखा हमने? कौन सा वर्ड लिखा? क्यों? क्योंकि मालिक को गुड्स कॉस्ट प्राइस पे दिए थे। ठीक है, बहुत सारे लोग ये दिमाग में बैठा लेते हैं गुड्स आ रहा है परचेज, गुड्स जा रहा है सेल। वो बिल्कुल गलत है। वहां गुड्स आ रहा था, इन दोनों पॉइंट्स में गुड्स आ रहा है जा रहा है, बताओ मुझे उन दोनों पॉइंट्स में। और यहां पे गुड्स, तो क्या मैंने ऐसा करा गुड्स आ रहा है तो परचेज और जा रहा है तो सेल? नहीं, मैंने किसके बेस पर नाम दिया है?
कॉस्ट प्राइस या सेल प्राइस के बेस पर। कोई डाउट है इसमें? क्लियर है बिल्कुल केशव? पक्की बात? श्योर ना? ये ढंग से सीखनी है एंट्री, उसके बाद मैं समय नहीं दूंगा, फिर तो थोड़ा तेज पढ़ाना पड़ेगा हाफेली के लिए बेटा, या जो भी आने वाले एग्जाम है। ट्रांजैक्शन नंबर 4। Goods worth rupees 10,000. गुड्स Worth rupees वर्थ रुपीज 10,000, कॉमा cost price rupees 8,000 कॉस्ट प्राइस रुपीज 8,000 has given to workers हैज गिवन टू वर्कर, against their salary of rupees 9,000. गिवन टू वर्कर अगेंस्ट देयर सैलरी ऑफ रुपीज 9,000। तो मैं 9,000 रुपए की सैलरी के बदले में गुड्स दे रहा हूं, जो मैं जर्नली कितने में बेचता हूं, पर उनकी कॉस्ट प्राइस क्या है? 9,000। ठीक है बेटा, अब सुनो, जब मैं वर्कर को काम करवाकर बदले में गुड्स दे रहा हूं, तो एक तरफ तो काम करवा रहा हूं, क्या बढ़ेगा? सैलरी नाम का खर्चा बढ़ेगा। कितना? 9,000। और बदले में पेमेंट के रूप में क्या दे रहा हूं? गुड्स दे रहा हूं। गुड्स को मैं क्या मानता हूं? तो गुड्स कम हो रहे हैं। कितने में दे रहा हूं गुड्स? भाई सैलरी के बदले में दे रहा हूं ना, तो मैं उन्हें गुड्स कितने में दे रहा हूं? अब बस मुझे इतना बताओ, क्या मैं गुड्स उन्हें कॉस्ट प्राइस पे दे रहा हूं? हाँ या ना? कॉस्ट प्राइस क्या है? और मैं उन्हें गुड्स कितने में दे रहा हूं? तो क्या मैं कॉस्ट प्राइस पे दे रहा हूं? कॉस्ट प्राइस के अलावा जो भी वैल्यू है वो कौन सी प्राइस है? और जब जब सेल प्राइस लिखेंगे तो मुझे क्या नाम लिखना है? सेल्स अकाउंट नाम लिखना है। ठीक है बेटा, क्लियर है? इसीलिए मैंने बोला मुझे 7-8 दिन लगेंगे, क्योंकि मैं एक दिन एक कैटेगरी उठाऊंगा और उस कैटेगरी में छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट एक साथ एक जगह पर कवर करूंगा। गुड्स के हैं तो गुड्स के बस, डिस्काउंट के हैं तो केवल डिस्काउंट की बात करूंगा, ड्राइंग कैपिटल के हैं तो केवल ड्राइंग कैपिटल की बात करूंगा। क्लियर है? अब बताओ, खर्चा बढ़ता है तो डेबिट। अब गुड्स को हम क्या मानते हैं? खर्चा। खर्चा कम होता है तो एंट्री क्या बनी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए? हाँ भाई, मैंने सेल्स क्यों लिखा, परचेज क्यों नहीं लिखा? आपकी बार गुड्स तो यहां भी जा रहे हैं, गुड्स यहां भी जा रहे हैं, तो वहां मैंने परचेज लिखा है, यहां मैंने सेल लिखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां कौन सी कीमत का यूज कर रहा हूं, और यहां पे तो जब जब कॉस्ट प्राइस पे लिखूंगा तो मैं परचेज वर्ड लिखूंगा, चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट। ठीक है बेटा? और जब जब मैं सेल्स प्राइस पे लिखूंगा मैं सेल्स वर्ड लिखूंगा, चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट। क्लियर है बात? श्योर? अब समझ में आ गया कब गुड्स के लिए मैं परचेज लिख रहा हूं और कब सेल लिख रहा हूं। वहां कौन सी कीमत थी और यहां पे कौन सी कीमत है? सेल प्राइस। क्यों? कॉस्ट तो 8 थी ना, मैं 8 में तो नहीं दे रहा ना, तो मैं 8 से अलग वैल्यू पे दे रहा हूं, तो वो क्या है? सेल प्राइस। ट्रांजैक्शन नंबर 5। लॉस बाई फायर की तो नहीं है? नहीं, उसके लिए पूरा एक पेज लूंगा मैं। Goods costing rupees 4,000 has been sold for rupees 5,000. हाँ बेटा, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 4,000 Has been sold for rupees 5,000. हैज बीन सोल्ड फॉर रुपीज 5,000। तो 4,000 रुपए वाले गुड्स मैंने 5,000 में बेचे हैं। तो गुड्स बेचने पर एक तरफ क्या कम होगा, क्या बढ़ेगा? कैश बढ़ेगा। कैश क्या होता है? और गुड्स कम होगा। गुड्स क्या होता है? तो यहां पे 1,000 रुपए का क्या हो रहा है मुझे? अभी अभी मैंने एक नोट लिखवाया था, एंड में क्या नोट लिखवाया था? गुड्स के, बेटा अंशिका जी यहां ध्यान दो प्लीज, क्या लिखवाया था मैंने? गुड्स पे होने वाले प्रॉफिट या लॉस को सेपरेटली अलग से नहीं दिखाते। ठीक है? गुड्स के होने वाले प्रॉफिट या लॉस को सेपरेटली अलग से नहीं दिखाते हैं। तो कैश आ रहा है 5,000, और जब गुड्स बेच रहा हूं तो कौन सी कीमत दिखानी है? कौन सी कीमत दिखानी है? सेल प्राइस क्या है? प्रॉफिट को अलग से शो नहीं करना, गुड्स के प्रॉफिट को अलग से शो नहीं करना। अब बताओ, जब जब सेल प्राइस होगी तो क्या नाम लिखूंगा?
अब मैं तो गुड्स को एक्सपेंस मान रहा हूं, उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूं बेटा। एंट्री सबके हिसाब से वही बनेगी, स्कूल के हिसाब से आप सोचो, मेरे हिसाब से सोचो, ट्रेडिशनल अप्रोच सोचो, मॉडर्न सोचो, एंट्री क्या बनेगी? वही बनेगी जो बननी है। एसेट बढ़ता है तो, और गुड्स एक्सपेंस से कम होता है तो एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट? सेल्स अकाउंट। क्यों? परचेज क्यों नहीं? क्योंकि गुड्स बिकते कौन सी कीमत पर है? सेल्स प्राइस पर, है ना। और यहां पर भी हमने गुड्स कौन सी कीमत पे दिए थे? सेल प्राइस। वहां गुड्स कौन सी कीमत पे दिए थे? कॉस्ट प्राइस। तो जब जब कॉस्ट प्राइस है परचेज, सेल प्राइस है सेल। आराम से पहले इन 5 एंट्री में बताओ किसी को कोई डाउट है तो। केशव जी टेस्ट लूंगा मैं, जैसी एंट्री खत्म होंगे वो घर पे टेस्ट चेक होगा। ठीक है दक्ष भाई साहब? हाँ जी, चोपड़ा जी और अरोड़ा जी, इस बार का टेस्ट घर पे चेक होगा एंट्री का, क्योंकि एंट्री नहीं आई तो आप कभी अकाउंट नहीं सीख सकते। मैं पेरेंट्स को उनके पर्सनल नंबर पे भेजूंगा फोन करके, ऐसे। इन 5 पॉइंट में किसी को कुछ पूछना है? अब शायद बिल्कुल ये टर्म क्लियर हो चुकी होगी कि गुड्स को कभी भी मैं देखो एंट्री में गुड्स नाम से तो नहीं दिखा रहा, तो मैं जनरली कितने नाम यूज कर रहा हूं? 2, या तो परचेज अकाउंट, या तो परचेज कब लिखनी है और सेल कब लिखनी है। बात क्लियर है? बिल्कुल आगे बढ़े, ठीक है जी। और एंट्री चाहे तो घर जाके भैया कल एक बार मैं रात को घेर दूंगा, चेक भी कर लेना दोबारा से। ट्रांजैक्शन नंबर 6 बोलो। Goods costing ₹8,000 has been sold to Mohan for ₹10,000. अब नाम लिखा है किसी का, क्या लिखा है? तो बेटा जब किसी का नाम लिखा है, चलो पहले ट्रांजैक्शन लिखता हूं, बोलो। गुड्स Goods costing ₹8,000 has been sold रुपीज 8,000 has been sold has been sold to To? Mohan for ₹10,000. sold to मोहन For ₹10,000. फॉर ₹10,000। 8,000 वाले गुड्स 10,000 में बेचे। अच्छा एक बात सुनो बेटा, मैं एक शॉपकीपर हूं, स्टेशनरी की शॉप है मेरी दुकान पे। ये भाई साहब आते हैं, मुझे इनका नाम नहीं पता, और आके कहते हैं भाई साहब 5 पेन दे दूं। तो मैं इनसे ये बोलूंगा ना, पहले अपना नाम बताओ, पेन तभी दूंगा। ऐसा बोलूंगा? भाई आप टिक्की गोलगप्पे खाते हो, मोमोज खाते हो, कुछ भी खाते हो, दुकानदार पहले कहता है नाम बताओ तभी दूंगा। फिर तो नाम का क्या काम है? नाम का काम यह है कि अगर ये भाई साहब मेरी दुकान पे आते हैं और मुझसे उधार में 5 पेन मांगते हैं, तब मुझे इनका नाम पता होना चाहिए। क्यों? खाते में क्या लिखूंगा कि किससे पैसे लेने हैं, है ना। तो बेटा जब किसी का नाम लिखा हो और क्वेश्चन ये ना बताए कि हमने उधार में माल खरीदा बेचा है या कैश में खरीदा बेचा है, तो हमेशा क्या मानना है? उधार में मानना है। किस में मानना है? उधार में। तो अब यहां नाम लिखा है और ये बताया कैश में है या उधार में? नहीं, पर नाम लिखा है, तो क्या मानूं? उधार। तो गुड्स बेचने पर क्या होगा? गुड्स कम होंगे। गुड्स को हम लोग क्या मानते हैं? एक्सपेंस। गुड्स बेचते कौन सी कीमत पर हो? तो जब जब सेल प्राइस है तो क्या नाम लिखना है? दूसरी तरफ नाम लिखा है तो गुड्स उधार में बेच रहा हूं कैश में। जिन्हें उधार में गुड्स बेचते हैं वो कौन होते हैं? डेटर। जिन्हें उधार में बेचते हैं वो डेटर। डेटर कौन होते हैं? अब बताओ गुड्स कौन सी कीमत पर बेच रहा हूं? सेल प्राइस यानी 10,000, और उधार कितने का? 10। अब एसेट बढ़ता है तो डेबिट, और एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट। एंट्री बनी डेटर अकाउंट डेबिट तो, अरे मैं अपने आप बता दूंगा बेटा, टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए? 10,000। कोई डाउट? सेल्स क्यों लिखा? क्योंकि सेल्स प्राइस है।
और जब जब कॉस्ट प्राइस था तो क्या लिख रहा था? परचेज। अब एक दिक्कत है बेटा, मेरी दुकान पे आप सभी मेरे रेगुलर कस्टमर हो। भाई आप 11वीं में 45 बच्चे हो, तो आप सभी रेगुलर स्टूडेंट वो हो, मेरे क्या नाम है, कस्टमर हो। तो भाई एक बात बताओ, सभी उधार में लेते हैं, अब मैं सभी को डेटर लिख दूं तो मुझे ये कैसे पता लगे कि किससे कितने पैसे लेने हैं? तो जब हमें नाम पता होता है, जब हमें नाम पता होता है तो डेटर नाम नहीं लिखेंगे, फिर हम उस आदमी का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नाम। अब देखो, नाम के साथ अकाउंट नहीं लगता। अब नाम के साथ अकाउंट कब लगता है? आप मोहन लिखो, ठीक है, मोहन अकाउंट लिखो तो भी ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस, और केवल मोहन अकाउंट लिखो तो ये गलत है। तो या तो आप केवल नाम लिखो, या आपको अकाउंट लिखना है तो क्या लगाओ? अपोस्ट्रोफी एस लगाओ। कोई डाउट है इसमें? ये क्लियर है? सेल क्यों आया? क्योंकि सेल प्राइस है। और मैंने डेटर क्यों काटा? क्योंकि नाम पता है तो नाम लिखूंगा। सही है? और उधार क्यों माना? नाम लिखा है तो मतलब उधार में बिका है। ट्रांजैक्शन नंबर 7, भैया को लॉस बाय फायर। लॉस बाई फायर वाली है। बोलो, अब तो ये पूरा पेज है हम पे। गुड्स वर्थ रुपीज 10,000, गुड्स वर्थ रुपीज 10,000, कॉमा, कॉमा, कॉस्ट प्राइस रुपीज 8,000, कॉस्ट प्राइस रुपीज 8,000 has been destroyed by fire, हैज बीन destroyed by fire, डिस्ट्रॉयड बाई फायर, and insurance company एंड इंश्योरेंस कंपनी admit claim, एडमिट क्लेम ऑफ रुपीज 6,000। हाँ जी, छबीलदास स्कूल के सामने मेरी स्टेशनरी की दुकान है, ठीक है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पिछले 3-4 दिनों से भयंकर बारिश हो जाती है कभी कभी। अब वो बाय चांस भयंकर बारिश 3-4 घंटे हो जाए तो क्या लगता है छबीलदास के बाहर कितना पानी भर जाएगा? शायद 6-6 फीट हम डूब जाएं, इतना भी। अब भैया ऐसी एक दिन बारिश हुई, दुकान में पानी चला गया, नीचे कुछ रजिस्टर रखे थे भैया, वो पानी से खराब हो गए। अब मैं बैठ के रो रहा हूं कि भैया नुकसान हुआ। अब ध्यान से सुनना, उनमें से एक रजिस्टर मैं खरीदता हूं 100 रुपए का, और मैं उसे बेचता हूं 150 रुपए का। कितने का बेचता हूं और खरीदता कितने का हूं? 100 रुपए का। 10 रजिस्टर खराब हो गए मेरे, तो मेरा कितने का नुकसान हुआ है भैया? कितने के नुकसान का मैं शोक मना रहा हूं? 1500 का नहीं, कितने का? 1000 का। क्यों? क्योंकि मेरी जेब से तो 1000 रुपये लगे हैं ना, मेरी जेब से 1500 कोई ना लगे हैं। तो सेम बात पर देखो, अब मैं इसके 2 तरीके बता रहा हूं भैया। मैनर 1, पहले गुड लॉस्ट की अलग से एंट्री कर लो। किसकी? गुड्स लॉस्ट की एंट्री करो। गुड्स खराब होने पे गुड्स बढ़ेंगे कम होंगे? गुड्स को क्या मानता हूं? और भैया शोक कौन सी कीमत का मना रहा हूं? तो क्या वर्ड लिखो? जब जब कॉस्ट प्राइस है तो, और दूसरी तरफ मेरा क्या बढ़ गया? नुकसान। जब जब नुकसान बढ़ता है तो, और गुड्स एक्सपेंस से कम होंगे तो एंट्री बनी लॉस बाई डैश अकाउंट डेबिट। अब डैश क्यों? लॉस बाई फायर हो, लॉस बाई थेफ्ट हो, लॉस बाई फ्लड हो, लॉस बाई रेन हो, अरे कोई सा भी लॉस हो, वो सब लॉस है, उसका नाम आ जाएगा डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्यों बताओ मुझे? तो यानी कि 8,000 रुपए का नुकसान मानो, 10 का, 8 का। मेरी जेब से तो 8,000 लगे हैं ना बेटा, तो मैं 10,000 का मातम कैसे मना लूंगा? कितने रुपए लगे हैं मेरी जेब से? 8,000। तो कॉस्ट प्राइस, और जब जब कॉस्ट प्राइस है कौन सा अकाउंट आएगा? अब ये बात क्लियर है कि परचेज क्यों क्रेडिट कर देते हैं सेल की जगह। अब इसी का दूसरा हिस्सा क्या है? फॉर इंश्योरेंस क्लेम, फॉर इंश्योरेंस क्लेम।
अब भैया इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है मुझे, ठीक है, तो एक तरफ इंश्योरेंस क्लेम एडमिट हो रहा है। एडमिट का मतलब क्या है बेटा, कि उन्होंने पैसा दे दिया या मान लिया कि हाँ ठीक है नुकसान हुआ, हम आपका पैसा लौटा देंगे। क्लेम एडमिट का मतलब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, हाँ मेरा नुकसान हुआ है, पैसा लौटाएंगे। अभी पैसा नहीं दिया है, रिसीव नहीं लिखा है मैंने, क्या लिखा है, एडमिट। तो एक तरफ तो ये पैसा मिल गया या फ्यूचर में मिलेगा, किससे मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी से फ्यूचर में मिलेगा। और जब फ्यूचर में पैसा लेना हो तो दूसरी तरफ मेरा जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई हो गई है, नुकसान कम हो गया। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि मेरी इनकम हो गई है क्योंकि मुझे कुछ पैसा रिकवर हो रहा है, और इसको नाम दूंगा मैं इंश्योरेंस क्लेम। क्या नाम दूंगा, अब नुकसान कम हो या इनकम बढ़े, दोनों केस में क्या करते हैं, क्रेडिट। और एसेट बढ़ता है तो एंट्री बनी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम। कितने रुपए, इसी को मैं मैनर 2 से करके दिखाता हूं। बेटा यहां ध्यान दे लो, रख दो फोन प्लीज, फोन में कुछ नहीं रखा। मैनर 2, मैनर 2, इसी का सोचने का एक दूसरा रास्ता है। क्या है वो रास्ता, हाँ भाई, आग लगने से कितने के गुड्स कम हो गए, 8,000 के गुड्स। क्या है, एक्सपेंस। कौन सी कीमत पे दिखाना है, तो क्या नाम दूंगा, जिसमें से मुझे कितना पैसा मिल जाएगा कंपनी से, मिल जाएगा, मिल गया, मिल जाएगा तो 6,000 का क्या बढ़ा, तो मेरा एक्चुअल लॉस केवल कितने का हुआ। अब गुड्स कम हो रहे हैं, क्रेडिट, एसेट बढ़ रहा है, लॉस बढ़ रहा है, तो इसकी एंट्री बना रहा हूं, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। परचेज क्यों, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पर दिखा रहा हूं। कौन सी कीमत पे दिखा रहा हूं, कॉस्ट प्राइस। तो या तो ऊपर की 2 एंट्री बना लो अलग अलग, या नीचे एक सिंगल। अगर आप मुझसे मेरी एडवाइस पूछोगे, मेरी एडवाइस पूछोगे तो भाई मैं मैनर 1 को प्रेफर करता हूं। अब आप कहेंगे क्यों, मैनर 2 में क्या परेशानी है। भाई आज तक दुनिया का एक ऐसा सिंगल केस बताओ जिस दिन नुकसान हो उसी दिन इंश्योरेंस क्लेम मिल जाए। कभी ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल है। आज आग लगी है, मैं कहता हूं कितना ही इंश्योरेंस कंपनी फास्ट हो जाए, अरे 5-7 दिन तो लेगी। तो बेटा इसकी डेट अलग है और इसकी डेट, तो जब दोनों की डेट अलग है मैं एक सिंगल एंट्री बनाता हूं तो वो सही है क्या, जायज है। पर ये एंट्री भी आपको दिख सकती है बुक्स में। तो मैंने तो आपको दोनों बातें बता दी कि 2 अलग अलग एंट्री बनाएंगे तो क्या होगा, एक सिंगल एंट्री बनाएंगे तो क्या होगा। पर मेरी अगर आप एडवाइस पूछोगे तो मेरी एडवाइस में प्रेफरेबल क्या है, मैनर 1, लॉस की एंट्री अलग, क्लेम की अलग। ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप रियल लाइफ में अकाउंट्स रिकॉर्ड करोगे तो याद रखना कभी भी दोनों काम एक सिंगल डेट पे नहीं हो सकते। इनमें क्या होगा, टाइमिंग गैप, डेट का गैप होगा। जब दोनों में डेट का गैप है तो एक दिन में कैसे लिख दोगे, क्लियर है, कोई डाउट, करना है देखो इसे फटाफट, रब कर रहा हूं मैं बोर्ड। अभी तो 7 एंट्री हुई है, 6 एंट्री और हैं, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं। लो एक कपड़ा दो, बेटा उठ के ले आओ। ले पीछे पास, तो उठ के फ्रिज में चलाओ बेटा। फिर अब सुनो, ट्रांजैक्शन नंबर 8 बोलो। एक जने कोई बोलने तो चुस्सू सब। Goods costing rupees 2,000. गुड्स
कॉस्टिंग रुपीज 2000 2000 returned by creditor. रिटर्न बाई क्रेडिटर, रिटर्न टू क्रेडिटर होगा बेटा। जिस बच्चे ने लिखा है वो गलत लिखा है, ठीक है। अबे एक बात तो बताओ, क्रेडिटर से हम गुड्स खरीदते हैं उन्हें बेचते हैं? खरीदते हैं तो हम वापस करेंगे ना, वो हमें क्यों वापस करेंगे, है ना। तो भैया क्रेडिटर को हम गुड्स लौटा रहे हैं। तो पहली बात तो गुड्स लौटाने पर गुड्स बढ़ेंगे कम होंगे, गुड्स बढ़ेंगे कम होंगे? अरे बताओ, गुड्स वापस लौटाने में गुड्स बढ़ेंगे कम होंगे? कम होंगे। और जो क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी है, मेरे ऊपर जो उधार है, वो भी कम होगा। सही है। गुड्स को मैं क्या मानता हूं? अच्छा, गुड्स को किस कीमत पे लौटाओगे? जिस कीमत पे खरीदा था। यानी कौन सी कीमत? तो जब जब कॉस्ट प्राइस हो तो क्या लिखते हैं? तो गुड्स कम हो रहे हैं तो क्रेडिट, लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट। एंट्री बनी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब इसमें एक समस्या है बेटा। देखो, कायदे में तो ये एंट्री भी गलत नहीं है, क्योंकि परचेज 10,000 के करे, 2,000 के माल लौटा दिए तो 8 की बची। पर हमें एडवाइस दी जाती है कि परचेज रिटर्न को अलग सेपरेट अकाउंट में दिखाओ। किसमें दिखाओ? सेपरेट, अलग। तो जब हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं ना, तो हम यहां परचेज के साथ क्या वर्ड जोड़ देंगे? परचेज रिटर्न जोड़ देंगे। क्या वर्ड जोड़ देंगे? परचेज रिटर्न। कोई डाउट इसमें? ट्रांजैक्शन नंबर 9 बोलो। Goods worth rupees 6,000. गुड्स Worth rupees 6,000. वर्थ रुपीज 6,000, Cost price rupees 4,000. कॉस्ट प्राइस रुपीज 4,000 Has been हैज बीन utilized for यूटिलाइज फॉर construction कंस्ट्रक्शन of office furniture. ऑफ फर्नीचर। हाँ भाई, सुनो अब मेरी बात। अब मैं कुछ बोल लूं नहीं। मेरी दुकान है हार्डवेयर की। मेरी दुकान पे कील, कब्जे और डोर हैंडल, लॉक्स और फेविकॉल, ऐसी चीजें बेचता हूं मैं। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे अपनी दुकान के लिए एक काउंटर चाहिए और वो काउंटर मैं अपने ही माल से बनवा लूं? पॉसिबल है भाई? शायद। अगर मैं बहुत ही बुरा माल बेचता हूं, मुझे पता है, तो बात अलग है। अदरवाइज मैं क्यों अब किसी और से खरीदूंगा महंगा माल? मुझे अपनी दुकान से वो माल क्या पड़ेगा? सस्ता। अब मैं कौन हूं यहां पर? दुकान। तो भैया मैंने अपने ही माल को यूज करके अपने लिए फर्नीचर बनाया, तो मेरे पास से क्या कम होगा? गुड्स को मैं क्या मानता हूं? और क्या बढ़ेगा? फर्नीचर क्या होता है? एसेट। अब गुड्स अपने आप को दुकान किस कीमत पे देगी? तो जब जब कॉस्ट प्राइस हो तो क्या नाम लिखना है? तो एक्सपेंस कम हो रहा है तो एसेट बढ़ रहा है तो एंट्री क्या बनी? एसेट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब एसेट का नाम पता है ना? अगर नाम पता है तो एसेट का नाम लिखा जाता है फर्नीचर। अगली क्लास में ये मैं आपको सिखाने भी वाला हूं। गुड्स वर्सेस एसेट ही पढ़ाऊंगा मैं। हाँ जी, क्या? कौन सी रह गई? ये 10th है। तो भैया 10th है तो ये 10th लिख दो, 9th अब इसके बाद कर लेंगे। कितने रुपए के गुड्स अपने आप को कौन सी कीमत पे दूंगा? कॉस्ट प्राइस। छवि जी कोई डाउट है? बिल्कुल क्लियर है? श्योर? 7-8 क्लास चलेंगे एंट्री। 11th, ओ 11th कह रहा हूं, 9th पॉइंट छूट गया ना? बोलो 9th पॉइंट। Goods costing rupees 1,500. प्यार बेटा सुनने दो प्लीज। Goods costing rupees 1,500. गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1,500 $1,500 has been returned to हैज बीन रिटर्न टू Mohan. मोहन। गुड्स किसे लौटाओगे?
मुझे लग रहा है फिर तूने उल्टा लिखा है। ऊपर हमने मोहन को माल बेचा था, ऊपर वाली जो थी ना उसमें बाय लिखा और इस वाले में टू ही है। चलो गुड्स रिटर्न टू मोहन है तो मोहन है। क्या लिखी है बता, पढ़ के सुना। हाँ, Goods costing rupees 1600. Goods one rupees 1600. Written by Mohan. रिटर्न बाई मोहन है। सर मोहन सही छोड़। अरे तो यार सुनो, इस पॉइंट को मैं बदल रहा हूं, इस पॉइंट को मैं बदल रहा हूं। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1500 कॉमा सेल्स प्राइस रुपीज 2000 रिटर्न बाय मोहन। मैं पॉइंट बदल के लिख रहा हूं, अब जो भी है वो ये पॉइंट है। अब ये पॉइंट है, हमें मोहन माल लौटा रहा है। मोहन हमें कौन सा माल लौटाएगा, जो हमने उसे बेचा था। तो जिसे हम माल बेचते हैं वो कौन होता है, जब वो माल लौटाएगा तो डेटर नाम का एसेट कम होगा और क्या बढ़ेगा, गुड्स बढ़ेगा। गुड्स को हम क्या मानते हैं, हम खर्चा मानते हैं। तो मोहन किस कीमत पे माल लौटाएगा, जितने में हमने उसे बेचा था। तो यहां कौन सी कीमत है, और जब जब सेल प्राइस हो तो क्या लिखना है। तो भैया एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट, एसेट कम होता है क्रेडिट। एंट्री बनी सेल्स डेबिट टू मोहन, कितने रुपए, 2000 सेल प्राइस पर। क्योंकि रिटर्न होने वाला माल है तो इसमें हम क्या वर्ड जोड़ दे रहे हैं, रिटर्न अकाउंट। कायदे में अगर आप सेल्स अकाउंट भी डेबिट कर दे तो वो गलत नहीं है, क्योंकि सेल हमने पहले 10,000 से दिखाई, 2 से कम कर दी तो अपने आप ही सेल कितनी बची, 8। पर बेटा हमें एडवाइस दी जाती है कि हम रिटर्न का अकाउंट सेपरेट बनाएं, इसलिए सेपरेट बनाएं। कोई डाउट है, 9th 10th 11th बोलो। Goods were rupees 5,000. एक सेकंड, कोड्स Worth rupees 5,000. वर्थ रुपीज 5000 Comma cost price. Cost price rupees 4,000. यार बेटा नहीं होगे चुप। Has been distributed हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड as free sample. एज फ्री सैंपल। पहले मैंने एग्जांपल दिया था लड्डू का, ध्यान आ रहा है कुछ भाई। मैं सपोज करो एक हलवाई की शॉप चलाता हूं, तो मेरी दुकान पे एक आदमी आया पतीशा खरीदने, मैंने 600 रुपए किलो पतीशा बेच दिया। अब मैं उसे कहता हूं भाई साहब एक लड्डू ट्राई करो, ठीक है, क्यों कहता हूं, क्या पता अच्छा लगे तो लड्डू भी ले ले। अब एक लड्डू मुझे बन के तैयार होता है 10 रुपए का और मैं बेचता हूं 15 रुपए का, तो मैंने उसे फ्री में खिलाया है। तो पहले बताओ मेरी जेब से कितने रुपए का खर्चा हो रहा है, मेरी जेब से तो 10 जा रहे हैं ना। तो फ्री में जब मैं किसी को अपनी दुकान का माल बांटूंगा तो गुड्स बढ़ेंगे कम होंगे। गुड्स को क्या मानता हूं मैं, कौन सी कीमत पर, और जब जब कॉस्ट प्राइस है तो। और मैं उसे लड्डू क्यों खिला रहा हूं, एडवर्टाइजमेंट है एक तरीके का। कई सारे नाम दे सकता हूं, सेल प्रमोशंस नाम दे सकता हूं, फ्री सैंपल नाम दे सकता हूं, एडवर्टाइजमेंट नाम दे सकता हूं, कुछ भी कह लो। ये सब क्या है, मेरा खर्चा है। फ्री सैंपल भी क्या है मेरा बेटा, खर्चा है। इसे सेल्स प्रमोशन नाम भी दे सकता हूं, अपनी दुकान के प्रमोशन ही तो कर रहा हूं मैं। खर्चा बढ़ता है तो डेबिट और गुड्स कम होते हैं तो क्रेडिट। एंट्री बनी सेल्स प्रमोशन अकाउंट डेबिट या एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, जो आपको लिखना हो। 2 परचेज अकाउंट, कौन सी कीमत पर, कॉस्ट प्राइस पर। पॉइंट नंबर 11 में किस किस को डाउट है, श्योर, पक्की बात। तो अब तो मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कब हमें सेल्स अकाउंट लिखना है और कब हमें परचेज अकाउंट लिखना है। हाँ जी बेटा, मैं तेरा नाम भूल जाता हूं यार भी, आदित्य जी। डाउट है इसमें कुछ, बिल्कुल क्लियर है। अब आप बताओ बेटा, मैं सीधी एंट्री कराने लगूं तो क्या करूंगा मैं एंट्री के साथ साथ रूल बतावा करूंगा तब। और अब क्या हो रहा है, एक साथ एक जैसे रूल एक जगह पर, है ना बेटा। आदित्य जी यहां तक पक्का कोई डाउट नहीं है ना। 12th
purchase goods worth rupees 20,000. एक सेकंड, परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 20,000 हाँ, on creditor for proprietor. ऑन क्रेडिटर नहीं है बेटा, ऑन क्रेडिट है वो, फॉर प्रोप्राइटर। हाँ जी, मैं दुकान हूं कपड़ों की और वेदांश मेरा मालिक है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब दुकान के लिए कपड़े खरीदे जाते हैं तो वो सस्ते रेट पे मिलते हैं, और जब आप लोग इंडिविजुअली कपड़े खरीदते हो तो महंगे रेट पे। तो अब वेदांश को एक सूट चाहिए था, 5,000 का सूट है वो, मालिक को सूट चाहिए 5,000 का। भाई मैं रोस्ट करने पे आ गया तो देखो वीडियो वाले भी सुन लेंगे, मेरे पास तुझे पता है जवाब बहुत होते हैं ना, तो शांति से सुन ले। अब तो वेदांश को अगर ये खुद खरीदने जाएगा तो 5 का मिलेगा, पर एज ए शॉप मैं उसी सूट को खरीदता हूं तो मुझे 3,500 का मिल रहा है। तो हुआ क्या, मैंने मालिक के लिए उधार में कपड़े खरीद के दे दिए। तो ध्यान से सोचो, मेरे तो क्रेडिटर बढ़ गया, दुकान का क्या बढ़ गया, क्रेडिटर, क्योंकि दुकान अपने नाम पे उधार खरीद रही है। दुकान किसके नाम पे उधार खरीदी है, अपने नाम पर, किसके लिए मगर, तो ये पैसा उसे किससे वापस लेना है। तो दूसरी तरफ ये क्या बन गया, ड्राइंग क्या होता है, एसेट मानते हैं हम ड्राइंग को, लायबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट, एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट, तो एंट्री बनी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अब आप कहेंगे मैंने यहां सेल परचेज क्यों नहीं लिखा, क्या दुकान में गुड्स आए, क्या दुकान से गुड्स गए, अबे जब गुड्स दुकान में ना आ रहे हैं ना जा रहे हैं तो मैं सेल परचेज कैसे लिख दूंगा बेटा, है ना, क्लियर है। नेक्स्ट 13th, Goods costing rupees 3,000 एक सेकंड बेटा, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 3,000 remain unsold. रिमेन अनसोल्ड, That is closing stock. दैट इज, Closing stock. भाई मुझे और लोगों का तो नहीं पता, मुझे मेरा पता है कि मुझे क्या आता है। देखो बेटा, 2 तरीके की एंट्री होती हैं बेटा, यहां ध्यान दे लें, देवी जी सुन लीजिए बात प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये बात पता नहीं मुझे आपने सुनी या नहीं सुनी। एक होती है जर्नल एंट्री और एक होती है एडजस्टमेंट एंट्री। जर्नल एंट्री हम बनाते हैं बिफोर लेजर, और एडजस्टमेंट एंट्री हम बना रहे हैं आफ्टर लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। अब ध्यान करो, ट्रायल बैलेंस तो हम सबने हाफ ईयरली के लिए पढ़ा था, तो ध्यान करो मैंने क्या बताया था, ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनता है लेजर के बाद और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है ट्रायल बैलेंस के भी बाद। तो बेटा क्लोजिंग स्टॉक की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती है। क्यों नहीं होती है क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री, इसका रीजन भी मैं आपको देना चाहूंगा अगर आप सुनेंगे। बेटा मैंने 10 पेन खरीदे, एंट्री कर दी, 6 पेन बेचे, एंट्री कर दी, 4 पेन बच रहे हैं मेरे पास। अब ये बताओ पेन आ रहे हैं या जा रहे हैं, जब ना कुछ आ रहा है ना कुछ जा रहा है ना कुछ बढ़ रहा है ना कुछ कम हो रहा है, अरे तो मैं किसे डेबिट कर दूं किसे क्रेडिट कर दूं, तो यहां पर बेटा जर्नल एंट्री क्लोजिंग स्टॉक की नहीं होती है। कौन सी एंट्री नहीं होती है, जर्नल। और जो एंट्री हमारी बुक्स में है वो एंट्री है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बेटा ये एडजस्टिंग एंट्री है। अरे बेटा ये जब मैंने आपको ट्रेडिंग P&L अकाउंट अभी सिखाया ही नहीं है, मैं ये एंट्री आपको कैसे सिखा सकता हूं। ये एडजस्टमेंट एंट्री है। कौन सी एंट्री है, ये एडजस्टमेंट एंट्री है। तो एडजस्टमेंट एंट्री होती है ट्रायल बैलेंस के भी बाद, और अभी तो हम पढ़ रहे हैं जर्नल लेजर के बाद होनी है ये एंट्री, अभी होनी ही नहीं है। तो क्लोजिंग स्टॉक की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती है। 13 पॉइंट थे, सारे गुड्स के थे, तो मैंने सारे शब्द यूज करा दिए इसमें जो जो पॉसिबल है।
स्टॉक की एंट्री होती नहीं है तो मैं बनाऊं कैसे? स्टॉक की क्या होती है? एडजस्टमेंट। वो मैंने आपको बताई है, पर ये मैं भी आपको समझा नहीं सकता। क्यों नहीं समझा सकता? क्योंकि बेटा जब तक मैं आपको ट्रेडिंग P&L नहीं सिखाऊंगा तो मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैंने इसे डेबिट क्यों किया है। क्लियर है? श्योर? आज की क्लास एक बार अच्छे से घर जाके रिवाइज भी कर लेना। ठीक, अगली क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा या तो डिस्काउंट या गुड्स वर्सेस एसेट। शायद मोस्ट प्रोबेबली मैं डिस्काउंट सिखाऊंगा पहले, फिर मैं आऊंगा गुड्स वर्सेस एसेट पर। ठीक है बेटा, चलो।